अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सप्लोर पाकिस्तान चैनल। आज हम आपके लिए यामाहा की YBZ डिलक्स जो मॉडल है उसका रिव्यू लेके आए हैं तकरीबन 2500 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये हमारे साथ ओनर हैं हसीब भाई, इनकी ये बाइक है और इन्होंने 2500 किलोमीटर ये बाइक चलाई है। इनसे सवाल करते हैं कुछ चुपते हुए और कुछ इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इन्होंने यामाहा की YBZ डिलक्स जो है उसको कैसा पाया 2500 किलोमीटर पे, और इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसकी इंजॉय की हैं। तो जी हसीब भाई आप बताएं। यार ये गाड़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है। बस ये एक रेसिंग बाइक नहीं है। इसका इसकी बॉडी तो बड़ी है, लेकिन इसकी स्पीड, अगर आप इसको स्पीड के तौर पे होंडा 70 या 125 से compete करना चाहे स्पीड के रेशो से, तो ये compete नहीं कर सकती उसको। लेकिन ये इंजन वाइज, सस्पेंशन वाइज ये एक राइड क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करती है, जो कि होंडा 125 या 70 नहीं प्रोवाइड करती। इसकी इसका जो ड्रॉबैक मुझे फेस करना पड़ा अभी तक वो ये है कि इसके जो है ना एक साउंड प्रोड्यूस करने लगा है। इंजन से वो साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, वो हो सकता है माइट भी ब्रेक शू से है या फ्रंट व्हील से वो नॉइज़ पैदा हो रही है, लेकिन अभी तक टेक्नीशियन भी इसे डायग्नोज नहीं कर सके कि ये क्या वजह है। उससे जब गाड़ी को 5वें गियर के ऊपर लेके जाया जाता है और कोई 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, तो ये चूं चूं करने लग जाती है, जो कि समझ नहीं आती, और कभी होता है और कभी नहीं नॉइज़ जनरेट होती। मैं इसकी 2 ट्यूनिंग करवा चुका हूँ, लेकिन अनएबल टू फिगर आउट कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से ऐसा है। इवन कि हमने फ्रंट के जो ब्रेक शू हैं उनको भी खुलवा के उसको साफ़ करके दोबारा से लगाया है। डिस्क ब्रेक लगी हुई है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये भी नॉइज़ वाला मसला सॉल्व नहीं हुआ, जो कि क्वाइट एम्बैरेसिंग है कि क्या वजह है कि ये क्यों। अभी तो गाड़ी चली भी सिर्फ 2-2.5 हज़ार किलोमीटर और उसके बाद ये साउंड प्रोड्यूस होने लग गई। बकाया ओवरऑल लुक वाइज, कंफर्ट वाइज एक्सीलेंट बाइक आपको अभी तक मिली है ट्यूनिंग करवाने के बाद? मुझे इसकी जो एवरेज है 45-47 के राउंड अबाउट मिली है। तो ये आप चलाते क्या, यानी कि आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है, फिर कैसे करते हैं बाइक को? मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा रेस दे के नहीं रखता, नॉर्मल स्पीड पे चलाता हूँ। मेरी एवरेज स्पीड होती है 70-75, क्योंकि सिटी के अंदर चलाने के लिए यही होता है, जब तक कि ओपन खुला रोड या नहर वाला रोड ना हो जिसके ऊपर आप गाड़ी को अच्छी स्पीड पे भगाएं। मैंने 100 प्लस इसको भगाया है, लेकिन 110 तक मैक्सिमम जाते हैं। 5 गियर तो हैं, लेकिन गियर्स के दरमियान ट्रांजिशन बहुत अच्छी है। एक गियर से दूसरे गियर में जब गाड़ी शिफ्ट होती है वो बहुत मज़े से जाती है। कोई इंजन साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसा नहीं लगता कि इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी अगले गियर में शिफ्ट करने के लिए, और गियर ट्रांजिशन बहुत अच्छी है। तो बकाया और कोई मसले मसाइल नहीं फेस हुए अभी तक मुझे, ना मीटर के हवाले से, ना साइड इंडिकेटर्स के हवाले से, ना इंजन के हवाले से। बस जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो एक नॉइज़ है जो कि फ्रंट व्हील से जनरेट हो रही है। और हाँ, एक और मसला फेस करना पड़ा कि इसकी इस ट्यूब की नोज़ल टूटी। मैंने वॉश करवाई बाइक को, तो जो फ्रंट टायर का ये ट्यूब थी ना, उसकी नोज़ल टूट गई हुई थी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि, और होते देखा भी नहीं है कि ट्यूब की नोज़ल टूट जाए दरमियान से। तो वो तो ये तो बेसिकली टायर सर्विस के हैं, तो सर्विस के टायर ऐसे ही होते हैं नॉर्मली, इतने अच्छे टायर नहीं यूज़ किए हुए। ये यामाहा को चाहिए कि थोड़ी अच्छी कंपनी के टायर यूज़ करे, सर्विस के टायर अच्छे नहीं हैं। और ये आपने फील भी किया होगा, जो बैक टायर है आपका ये स्लिपरी करता होगा जब आप इसको पेंट, जैसे वो जो होती हैं सेंटर के अंदर लाइंस जो होती हैं, लेन बनी होती हैं, वो पेंटेड होती हैं, जो उस पर आप बाइक उतारते होंगे तो आपको कभी फील हुआ है कि जैसे बाइक नीचे से निकल रही है? ये जब आपने एक टर्न लेना हो तो टर्न लेते हुए आपको महसूस होता है कि कहीं स्किड ना कर जाए पीछे से। वैसे ओवरऑल स्ट्रेट रोड के ऊपर तो ये कुछ नहीं आपको फील होगा। जब आपने एकदम अपना वेट शिफ्ट करके एक जगह से दूसरी तरफ करना होगा, उस टाइम आपको फिक्र होगी कि जो बैक टायर की वजह से कहीं स्किड ना कर जाए। एक दफ़ा हो भी चुका है कि मैं जब मैं लेके आया था तो टर्न लेते हुए, गली के अंदर ही टर्न लेते हुए ये नीचे से स्किड कर गई थी, और मैं स्पीड में हल्के होने की वजह से मुझे ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन और इसकी आपने अभी तक कितनी ट्यूनिंग्स करवा ली हैं? मैंने इसकी 2 ट्यूनिंग्स करवाई हैं। एक मैंने 550 पे करवा ली थी ट्यूनिंग विद ऑयल चेंज है, एक मैंने
2000 पे कराई है, 2000 किलोमीटर पे मैंने इसकी ट्यूनिंग करवाई और है। ऑयल चेंज करवाया साथ? ऑयल चेंज साथ ही करवा लिया तो मैंने। आपको कैसा फील हुआ? 1 to 5 पे भी आपने चलाया, उसके भी ऑयल चेंज करवाते थे और उसकी भी ट्यूनिंग करवाते थे। मतलब अगर आप इकोनॉमिकल वाइज देखें और अगर आप उसको देखें कि कितना खर्चा, मतलब आप देखें एक्सपेंस वाइज, ये कैसी लगी आपको? इकोनॉमिकल लगी है या जो होंडा 1 to 5 से जाके उससे महंगी लगी है? होंडा फ्यूल वाइज आप देखेंगे होंडा 125 से ये इकोनॉमिकल गाड़ी है, लेकिन अगर इन द लॉन्ग रन अगर आप पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे तो ये एक्सपेंसिव बाइक कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इसके पार्ट्स उसके निस्बत महंगे हैं। और पार्ट्स अवेलेबल हैं? पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, पार्ट्स की कोई मसाइल नहीं है, टेक्नीशियन भी अवेलेबल है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बट इसको चलाने की कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अभी तो वैसे भी नई भी है, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं मुझे महसूस करना पड़ा, क्योंकि नई बाइक को 4-5 साल अगर आपने 100 सिंगल हैंडेडली यूज़ किया हुआ है तो कोई मसला मसाइल नहीं होता। लेकिन जो पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो जो है ना होंडा 125 से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। फ्यूल वाइज ये बहुत अच्छी एवरेज देगी 125 के मुकाबले में। और बाकी आपने इसकी पेंट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और जो इंजन क्वालिटी, आप उसको उसमें कोई मतलब आप कोई लैग फील हुआ हो या पेंट क्वालिटी में कोई इशू फील हुआ हो? क्या इसकी पेंट क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए थी, या कि उसके सिलसिले में कोई आपको कुछ सजेशन या कुछ इस तरह की चीज़? जिस हिसाब से बाइक डिज़ाइन की गई है, बाइक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, लेकिन इसकी इंजन की पावर इस मॉडल इसकी बॉडी वेट की निस्बत से इसकी इंजन पावर ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसकी ये लो पावर इंजन इसके अंदर है इसकी बॉडी के हिसाब से। चाहे आपको यामा का आप YB Z डिलक्स ले लें या YBR G ले लें, ये सारे मॉडल में जो इंजन लगा हुआ वो तो सब में सेम है। बॉडी के निस्बत जो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है ना, जो इंजन आउटपुट निकालता है वो आउटपुट इतना एफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए। इसके इंजन के अंदर स्पार्क होना चाहिए, यानी कि इसके जो पिक रेशो है, जो इसकी स्पीड रेशो है वो मतलब आपका कहने का मकसद है कि ये 1 to 5 की 150 इस बॉडी के ऊपर होना चाहिए, 150 इस बॉडी के ऊपर होना चाहिए, ताकि इतनी प्राइस पे करने के बाद अगर आपने 190 या 175 कीमत पे करनी है और उसके बाद भी आपको इंजन अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस ना करे, या 1500 सीसी का इंजन लगा होता तो ये ज़्यादा बेहतर माइट भी परफॉर्म करता, क्योंकि ये अभी 110 पे ख़त्म हो जाता है। कम से कम जिसने इतने पैसे खर्च किए वो कम से कम उसको 120 की स्पीड तो मिलनी चाहिए ना। तो अगर आप 150 का इंजन लगाते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि चलो 125 के राउंड अबाउट हमें स्पीड मिलेगी, गाड़ी के अंदर स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि आप रोड पे चलाएंगे तो आप देखेंगे आपसे जो दूसरे बाइक्स वाले हैं वो आगे निकल रहे होंगे, क्योंकि एक तो उनकी बाइक्स का वेट भी कम है। थैंक यू वेरी मच। ओके, ये रिव्यू था यामाहा की YB Z डिलक्स का। तो उम्मीद है कि आपने रिव्यू को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें।